स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड अड्डा में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, संथालों की शासन व्यवस्था। तो संथालों की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्या? मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो संथालों की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक गांव का जो प्रमुख होता था वो मांझी कहलाता था, जबकि 15 से 20 गांव का समूह मिलकर एक परगना का निर्माण करता था और उसका प्रमुख परगनैत कहलाता था। ठीक है, तो मांझी सबसे निम्न स्तर की संस्था थी जबकि परगना सबसे उच्च स्तर का संस्था था। इसलिए संथालों की इस शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत ही लोकतांत्रिक थी। ठीक है, तो संथालों ने इस शासन व्यवस्था को किससे ग्रहण किया? तो सौरिया पहाड़िया से ग्रहण किया, क्योंकि संथाल परगना के मूल निवासी सौरिया पहाड़िया थे, इसलिए उन लोगों की ही शासन व्यवस्था को संथालों ने अपना लिया। चलिए अब हम मांझी परगना शासन व्यवस्था के संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो सबसे पहला पद होता है वो मांझी का होता है। यह एक गांव का प्रमुख होता है और इसके पंचायत स्थल को मांझी थान कहा जाता है। ठीक है, एक गांव का प्रमुख मांझी और इसके पंचायत स्थल को मांझी थान। अब मांझी थान से ऊपर का जो पोस्ट होता है वो देश मांझी का होता है और यह 5 से 8 गांव का प्रमुख होता है। देश मांझी से ऊपर का जो पद होता है वो परगनैत कहलाता है और यह 15 से 20 गांव का प्रमुख होता है। परगनैत से भी ऊपर का जो पद होता है वो दिसुम परगनैत कहलाता है और यह व्यवस्था संथालों के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो गांव के बीच कोई विवाद हो गया है जिसे मांझी सुलझा नहीं पा रहा है, तो मांझी उस मामले को देश मांझी के पास भेज देता है। अगर देश मांझी से भी वो मामला नहीं सुलझा तो देश मांझी उस मामले को परगनैत के पास भेज देगा। ठीक है, और परगनैत से भी अगर वो मामला नहीं सॉल्व हो पाया तो वो इसे दिसुम परगनैत के पास भेजेगा। सत्ता के इस विकेंद्रीकरण सिद्धांत के कारण मांझी परगना शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रतीत होती है। ठीक है, तो एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पद है मांझी, एक गांव का प्रमुख, फिर देश मांझी 5 से 8 गांव का प्रमुख, 15 से 20 गांव का प्रमुख परगनैत और उससे ऊपर का पद दिसुम परगनैत, और ये कहीं कहीं पाया जाता है। चलिए अब मांझी परगना शासन व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण पद है उन्हें हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा कि जो सबसे पहला पद है वो मांझी कहलाता है। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। ठीक है, मांझी को प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। गांव के झगड़ों का निपटारा, लगान वसूलना, विवाह संबंध स्थापित करवाना आदि इनका प्रमुख कार्य है। हत्या जैसे गंभीर मामले को छोड़कर यह गांव के सभी मामलों का निपटारा करता है और मांझी के पंचायत स्थल को मांझी थान कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं। मांझी प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। मांझी को प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त है। गांव के झगड़ों का निपटारा, लगान वसूलना और विवाह संबंध स्थापित करना आदि इनका प्रमुख कार्य है। हत्या जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर यह गांव के सभी मामलों का निपटारा करेगा और मांझी के पंचायत स्थल को मांझी थान कहा जाता है।
अब आते हैं जोग मांझी। जोग मांझी जो होता है वो मांझी की सहायता के लिए एक सहायक होता है, जिसे जोग मांझी कहा जाता है। मांझी का सहायक जोग मांझी कहलाएगा और यह जन्म और विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करेगा। लोगों के नैतिक आचरण पर भी नजर रखने का यह कार्य करता है। और देखिए, अगर कोई कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर इसकी सूचना सबसे पहले जोग मांझी को दी जाती है। अगर कुंवारी लड़की दोषी की पहचान नहीं कर पाती है तो उसकी संतान होने पर उसका नाम जोग मांझी के गोत्र पर रखा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाती है तो सबसे पहले इसकी सूचना जोग मांझी को दी जाती है, और अगर वह कुंवारी लड़की दोषी की पहचान नहीं कर पाती है तो उसकी संतान होने पर उसका नाम जो होता है वो जोग मांझी के गोत्र पर रखा जाता है। इसे संथाली युवक युवतियों का सरदार भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जोग मांझी जो होता है वो मांझी का सहायक होता है, जन्म और विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देता है, लोगों के नैतिक आचरण पर भी नजर रखता है। कुंवारी लड़की अगर गर्भवती हो जाती है तो सबसे पहले इसकी सूचना जोग मांझी को दी जाती है। अगर कुंवारी लड़की दोषी की पहचान नहीं कर पाती है तो संतान होने पर जोग मांझी के गोत्र पर उसका नाम रखा जाता है, और जोग मांझी को संथाली युवक युवतियों का सरदार भी कहा जाता है। अब है परमानिक या परानिक। इसे उपमांझी भी कहा जाता है। मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करता है। अर्थात अगर मांझी अनुपस्थित रहे तो उनके कार्यों का संचालन परमानिक या परानिक करता है। इसे उपमांझी की भी संज्ञा दी गई है। जोग परानिक जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का संचालन करता है। अर्थात अगर मांझी अनुपस्थित हो तो उनके दायित्वों का संचालन परमानिक करेगा, और अगर जोग मांझी अनुपस्थित हो तो उसके दायित्वों का निर्वहन जोग परानिक करेगा। अब है नायके। गांव का जो धार्मिक प्रधान, संथाल के गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। धार्मिक अपराध पर भी फैसला नायके ही लेता है। ठीक है, तो गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाएगा और धार्मिक अपराध पर भी फैसला नायके ही लेगा। फिर है कुड़ाम नायके। ये उप नायके की भांति कार्य करता है। गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर नायके अनुपस्थित रहा तो उसके जगह पे कुड़ाम नायके की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, मांझी अगर अनुपस्थित रहे तो उसके स्थान पर परानिक कार्य करेगा, और अगर जोग मांझी अनुपस्थित रहे तो उसके स्थान पर जोग परानिक काम करेगा, और नायके अनुपस्थित रहे तो उसके जगह पे कुड़ाम नायके कार्य करेगा। अब आते हैं भगदो परजा। मान लीजिए किसी गांव में कोई झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के निपटारा के लिए गांव में एक बैठक रखी गई है। तो उस झगड़े को निपटाने के लिए गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को भी बुलाया जाता है और वो अपना विचार विमर्श उस विवाद को सुलझाने में रखते हैं, जिन्हें भगदो परजा कहा जाता है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि झगड़ों के निपटारा के लिए गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भगदो परजा कहा जाता है। ये वरिष्ठ बुजुर्ग भी हो सकते हैं। नोट, भगदो परजा को छोड़कर से सभी अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती है। अभी तक आपने जितने भी अधिकारी देखे सभी को भूमि प्रदान की जाएगी, सिर्फ भगदो परजा को छोड़कर। और भगदो परजा क्या है, ये गांव के वरिष्ठ लोग हैं जो झगड़ों को सुलझाने में अपना विचार विमर्श देते हैं। अब आते हैं गुड़ाइत।
ये संथाल गांव का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ये सचिव और संदेशवाहक दोनों के रूप में काम करता है। क्या? सचिव और संदेशवाहक। मांझी के सचिव के रूप में काम करता है। गांव के उत्सवों या कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ाइत का करता है। तो जैसे ही गुड़ाइत वर्ड आए, आपको ये जानना है कि गुड़ाइत सचिव और संदेशवाहक दोनों होता है। इतना आप जानिए, गुड़ाइत आप समझ गए। गांव का सचिव गुड़ाइत और संदेशवाहक भी गुड़ाइत। अब आते हैं लासिर टंगाए। तो देखिए, जिस तरह हमारे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ होते हैं, उसी तरह संथाल गांव के सीमा की सुरक्षा के लिए एक प्रहरी नियुक्त होता है, जिसे लासिर टंगाए कहा जाता है। यह बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। तो लासिर टंगाए क्या है? ये गांव का प्रहरी होगा और गांव के बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करेगा। फिर एक पोस्ट है चौकीदार। यह गांव में पुलिस की भांति कार्य करेगा, अर्थात गांव के बाहर जो आक्रमण होगा उससे सुरक्षा लासिर टंगाए करेगा, और जबकि गांव के अंदर के जो मामले होंगे उसे सुलझाने का काम चौकीदार करेगा। अब आते हैं बिटलाहा। ये पहले भी बता चुका हूं कि संथाल लोगों का सबसे कठोर दंड माना जाता है। बिटलाहा का अर्थ ही बहिष्कृत होता है। इस दंड के अंतर्गत यौन अपराधी को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, और दोषी द्वारा जाति भोज देने पर उन्हें शामिल कर लिया जाता है। अर्थात बिटलाहा जो है संथाल समाज का सबसे कठोर दंड है, और यह यौन अपराधियों को यह दंड दिया जाता है। इसके तहत गांव से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है, और अगर वह जाति भोज दे दे तो उस दोषी को पुनः गांव में या समाज में शामिल कर लिया जाता है। अब है करेला दंड। करेला दंड यह सबसे हल्का दंड है। मतलब संथाल समाज का सबसे कठोर दंड बिटलाहा और संथाल समाज का सबसे हल्का दंड करेला दंड। इसके तहत अपराधी पर 5 रुपया से 150 तक का दंड लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे कठोर दंड कौन सा? बिटलाहा, और सबसे हल्का दंड करेला। अब आते हैं परगनैत में। यह 15 से 20 गांव से मिलकर एक परगना बनता है, जो एक अंतर ग्राम संगठन होता है। इसका प्रधान परगनैत कहलाता है। विभिन्न गांवों के बीच झगड़ों का निपटारा परगना में किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि 15 से 20 गांव मिलाकर एक परगना बनता है, जिसका प्रधान परगनैत कहलाता है, और विभिन्न गांवों के बीच झगड़ों का निपटारा परगना में किया जाता है। अब आते हैं देश मांझी पर। देश मांझी, इसी को मोड़े मांझी भी कहा जाता है। देश मांझी या मोड़े मांझी यह परगनैत का सहायक होगा, जो 5 से 8 गांव का प्रमुख होगा। ठीक है, देश मांझी क्या है? यह परगनैत का सहायक है और 5 से 8 गांव का प्रमुख होता है। ठीक है, जो मामला मांझी के पास नहीं सुलझता है उसे देश मांझी के पास भेज दिया जाता है, तथा देश मांझी के पंचायत के अनसुलझे मामलों को परगनैत के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस प्रकार यह शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक सामाजिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होती है। अब आते हैं दिसुम परगना। यह परगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निपटारा परगना में नहीं हो पाता है उसे दिसुम परगना भेज दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दिसुम परगना समझ गए, यह परगनैत से उच्च का पोस्ट होता है, और जिन मामलों का निपटारा अगर परगना में नहीं होता तो उसे दिसुम परगना भेज दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। तो कॉमन सी बात यह थी कि अगर आप
इस मांझी परगना शासन व्यवस्था की संरचना को अगर समझ गए तो पूरा मांझी परगना शासन व्यवस्था को आप समझ गए कि एक गांव का प्रमुख मांझी कहलाएगा, 5 से 8 गांव का प्रमुख देश मांझी कहलाएगा, 15 से 20 गांव का प्रमुख परगनैत कहलाएगा, जबकि परगनैत से ऊपर का जो पोस्ट होगा वो दिसुम परगनैत कहलाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो का आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जुड़े, और नहीं अगर जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाके झारखंड अड्डा सर्च मारे और उससे जुड़े, और जो नेक्स्ट क्लास होगा वो उरांव जनजाति से होगा। धन्यवाद।